गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सोल्यूशन क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबने अपना अपना रिजल्ट देख लिया है। तो अभी मैं दीपक कुमार का जो डिटेल है करती हूँ, उसको देखेंगे कि इन्होंने कितना सही गलत आंसर दिया है। ठीक है, सबसे पहला सवाल जो है वो है 2 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का अवधि काल कितना होगा, यानी कि समय कितना होगा। तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दिया हुआ है 2 किलो हर्ट्ज और इसमें हमें निकालना है कि ये 2 किलो हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी है उसका अवधि काल कितना होगा, समय हमें निकालना है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन आप लोग जानते हैं, जैसे कि एक सेकंड में जो चक्र कंप्लीट करते हैं, साइकिल कंप्लीट करते, तो कितनी साइकिल जो होगी वो कंप्लीट करेगी, वो नंबर ऑफ चक्र जो होते हैं उसकी संख्या ही फ्रीक्वेंसी होती है। और अवधि काल यानी एक साइकिल को कंप्लीट करने में कितना समय लगता है वो होता है जो होती है समय अंतराल यानी अवधि काल। तो ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के ऑपोजिट होता है। तो इसका फॉर्मूला भी होता है टाइम इज इक्वल्स टू 1/फ्रीक्वेंसी। तो टाइम हमें निकालना है, 2 किलो हर्ट्ज भी दिया हुआ है तो 1/2 किलो हर्ट्ज, क्योंकि ये किलो हर्ट्ज में दिया हुआ है तो हम इसे क्या करेंगे, हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 से 1000 को गुना करेंगे यानी 2000, 1/2000। जैसे डिवाइड करेंगे तो 0.0005 सेकंड निकलेगा। क्योंकि आपका ऑप्शन मिली सेकंड में है तो हम इसको सेकंड को क्या करेंगे, मिली सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करेंगे, सिंपल जो सेकंड में है उसको 1000 से मल्टीपल करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर जो होगा वो 0.5 मिली सेकंड ही होगा। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला सवाल है 2 वाट मीटर विधि में कुल पावर होगी। 2 वाट मीटर मेथड है। वाट मीटर 3 प्रकार की जो पावर मेजरमेंट के लिए 3 फेज सिस्टम में यूज करा जाता है कि 1 वाट मीटर मेथड, 2 वाट मीटर मेथड और 3 वाट मीटर मेथड। तो यहाँ बात हो रही है 2 वाट मीटर मेथड में, तो इसमें जो कुल पावर आएगी वो कितनी होगी। तो देखो ये जो 2 वाट मीटर मेथड होता है तो ये इस्तेमाल किया जाता है, इस विधि का उपयोग किया जाता है 3 फेज सिस्टम में, जहां लोड जो है संतुलित हो या असंतुलित, दोनों केस में इसको कर सकते हैं, चाहे सर्किट बैलेंस्ड हो या अनबैलेंस्ड हो। ठीक है, इसमें जो वाट मीटर यूज किया जाता है 2 वाट मीटर यूज किया जाता है। 2 वाट मीटर का जितना रीडिंग आएगा दोनों को ऐड कर देंगे तो इसमें टोटल पावर हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसका सही जवाब दिया है, यही इसी फॉर्मूले से निकाला जाता है 2 वाट मीटर मेथड में टोटल पावर। अगला सवाल है 2 वाट मीटर विधि में यदि 1 वाट मीटर का पाठ्यांक ऋणात्मक हो तो लोड का शक्ति गुणांक होगा, यानी पावर फैक्टर क्या होगा। 2 वाट मीटर मेथड अप्लाई हो रहा है और दोनों का रीडिंग लेना है। एक का रीडिंग क्या आ रहा है, रीडिंग जो है वो नेगेटिव आ रहा है, इसका अर्थ है कि उसका लोड का पावर फैक्टर होगा वो 0.5 से कम ही होगा। बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला सवाल है 3 फेज संतुलित लोड संयोजन में न्यूट्रल तार में धारा क्या होती है। हमें बताना है कि धारा जो होती है न्यूट्रल वायर में वो क्या होता है। तो इन्होंने जवाब जो दिया है वो हाई दे दिया है, उच्च दे दिया, जो कि रॉन्ग है। 3 फेज अगर बैलेंस्ड लोड है, बैलेंस्ड यानी RYB तीनों फेज में बराबर लोड लगे हैं, तो न्यूट्रल वायर जो होगा उसमें करंट जो होती है वो हमेशा 0 होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। अगला सवाल है 66 किलो वोल्ट भूमिगत लाइन में प्रयोग किया जाने वाला केवल किस प्रकार का होना चाहिए। तो देखो ये 66 किलो वोल्ट और भूमिगत लाइन के लिए कहा जा रहा है। तो केवल का जो वर्गीकरण करते हैं वो जो कैरी करता है वोल्टेज उसके आधार पर किया जाता है। तो ये 66 किलो वोल्ट को कैरी करना, उसके लिए जो केबल यूज किया जाता है वो होती है EHT, यानी हाई एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल होती है। ये 33 किलो वोल्ट से 66 किलो वोल्ट अगर वोल्टेज ले जाया जाना है तो उसमें इस प्रकार का केबल यूज किया जाता है। वैसे तो केबल को वर्गीकृत किया गया है कैरी करने के, जो वोल्टेज होती है उसको कैरी करने के आधार पर। तो इस प्रकार में होती है, जैसे लो टेंशन होती है, हाई टेंशन होती है, सुपर हाई टेंशन होती है, एक्स्ट्रा हाई टेंशन होती है। तो जो लो टेंशन होती है वो 1 किलो वोल्ट जो होती है वोल्टेज के लिए होता है। मीडियम जो होती है
वो होती है 1 से 11 केबी तक के लिए। सुपर जो होती है वो 11 से 33 केबी के लिए। और ये जो EST यानी एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल जो होती है वो 33 से 66, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, HSO केबल की कटाक्ष आकृति होती है यानी उसका क्रॉस सेक्शनल जो होती है वो किस शेप में होता है? तो इसका होता है त्रिभुजाकार, ट्राइंगल शेप में होता है। बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला सवाल है, अति उच्च वोल्टेज केबल किस धातु के बने होते हैं? जो हाई वोल्टेज होती है यानी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल वो किस मेटल का बना होता है? उसका कंडक्टर किस मेटल का बना होता है? तो उसका जो कंडक्टर होता है वो कॉपर का बना होता है, ठीक है, सही जवाब है। अगला सवाल है, इलेक्ट्रोलाइट की अवस्था को व्यक्त किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट, इसके बारे में पिछले सोल्यूशन क्लास में भी डिस्कस हुआ था। तो इलेक्ट्रोलाइट जो होती है इसकी अवस्था यानी कि इसकी हाइड्रोमीटर से जो इलेक्ट्रोलाइट के अपेक्षित घनत्व को चेक करते हैं और उससे हम पता करते हैं कि जो बैटरी है हाफ चार्ज है या फुल चार्ज है या अभी बिल्कुल डिस्चार्ज है। इस तरह से मेजर करते हैं, देखते हैं, तो वो अपेक्षित घनत्व के रूप में करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट के अपेक्षित घनत्व को मेजर करते हैं और ये करते हैं हाइड्रोमीटर के द्वारा, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, एक द्रव्य जिसे केवल बहुत कम चुंबकीय बनाया जा सकता है क्या कहलाता है? एक द्रव्य है तो इसमें ये बताना है कि बहुत ही कम चुंबकीय यानी उसमें जो रिटेंटिविटी होती है वो प्रॉपर्टी कम होती है और साथ ही इसमें कम चुंबकीय बनाए जा सकते हैं यानी इसमें कम से कम प्रॉपर्टीज जो है उसमें ला सकते हैं। चुंबकत्व का जो गुण होता है वो होती है अणुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक मटेरियल, जैसे हो गया आपका तांबा, हो गया एल्यूमिनियम हो गया, ये सारे, ठीक है। तो सबसे अधिक चुंबकीय गुण हो जाते हैं यानी रेजिडुअल मैग्नेटिज्म अधिक देर तक रहती है यानी रिटेंटिविटी प्रॉपर्टीज जो होती है अधिक होती है वो होती है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जैसे आपका लोहा हो गया, इस्पात हो गया इत्यादि, ठीक है। अगला सवाल है, एक पदार्थ जिसकी धारण शक्ति निम्न है किस के निर्माण में उपयोग हो सकता है? धारण शक्ति यानी देखो कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल जब उसमें चुंबकत्व का गुण डाला जाता है, ठीक है, तब उसको क्या किया जाता है, जब वो बल हटा लेंगे, चुंबक बनाने के लिए चुंबकत्व का बल अप्लाई किया जाता है, वो बल जब हटा लेंगे तो उस पदार्थ में क्या होता है कि कुछ ना कुछ चुंबकत्व का गुण जो होता है मैग्नेटिज्म उसमें रह जाता है, जिसे रेजिडुअल मैग्नेटिज्म यानी अवशिष्ट चुंबकत्व कहते हैं, ठीक है। इसी के आधार पर चुंबक पदार्थ को वर्गीकृत किया गया है। तो जिस पदार्थ में इसकी रिटेंटिविटी धारण अधिक होती है वो स्थायी चुंबक बनाने में उसको उपयोग किया जाता है। जिसकी रिटेंटिविटी कम होती है धारण शक्ति यानी वो अधिक देर तक रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को धारण करके नहीं रख सकता, तो उस प्रकार के मैग्नेटिक मटेरियल को इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में उपयोग किया जाता है। पैरा चुंबक नहीं होगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, एक संधारित्र को 230 वोल्ट AC परिपथ में संयोजित किया जाता है, इसकी वोल्टेज रेटिंग क्या होनी चाहिए? तो देखो इसका आंसर जो दे रखा है इन्होंने 300 वोल्ट, ये गलत है। ये सवाल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि एक ऐसी सर्किट है, ठीक है, एक कैपेसिटर को उसमें यूज करना है और सर्किट जो है वो 230 वोल्ट यानी सिंगल फेज है, तो इसमें जो कैपेसिटर यूज करेंगे उसका वोल्टेज रेटिंग कितना होना चाहिए? तो सवाल ये है कि आप लोग ये सोचते हो कि 250 का ले लेते हैं, 230 का भी रख सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो इसमें बहुत सारा पॉइंट है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट भी है इसलिए इसमें थोड़ा डीपली में जाऊंगी। तो ये जो वोल्टेज रेटिंग होता है, कैपेसिटर जो क्या होता है ये हमें पता है कि एनर्जी को स्टोर करता है। सभी अपना अपना म्यूट कर लीजिए, क्वेश्चन पूछना होगा तो आप सेशन के आखिरी में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बता रही थी कि इसकी वोल्टेज रेटिंग क्या होना चाहिए कैपेसिटर का। तो देखो कैपेसिटर जो होता है वो क्या होता है, आवेश को स्टोर करता है, ना पता है आप लोगों को। तो देखो ये ओवरलोड लोड कभी कभी हो सकता है या फिर शॉर्ट सर्किट हो सकता है, उस केस में क्या होता है कि अधिक अधिक मात्रा में क्या होता है वोल्टेज होता है प्रवाहित होता है। तो ये जो कैपेसिटर होगा वो अगर उसमें ये क्षमता नहीं होगी उसको कैरी करने की, तो क्या वो उसके साथ जो इक्विपमेंट लगा है उसको भी वो खराब कर देगा, जला सकता है, ठीक है। जैसे आपका फैन जो होती है
घरों पे सीलिंग फैन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें भी आप लोग देख सकते हैं जो वोल्टेज रेटिंग दिया जाता है वो डबल के आसपास लिया जाता है। तो ये जो कैपेसिटर आप इस्तेमाल करेंगे उसके डबल जितना के लिए यूज करेंगे उसके आसपास रखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। ताकि क्या होगा कि इन केस अगर ये सारी चीजें जो अभी भी मैंने बताया कि हो सकता है ओवरलोड हो गया, हो सकता है शॉर्ट सर्किट हो गया, उस केस में ये सेफ्टी के तौर पर इसका ऐसा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एक और पॉइंट है कि देखो जैसे वोल्ट मीटर में आप लोग वैल्यू को चेक करते हैं वोल्टेज का, तो वो क्या होता है क्योंकि एसी में क्या होता है कि मान जो होता है प्रत्यावर्ती राशि करंट और धारा दोनों का मान जो होता है वो चेंज होते रहता है, हर एक क्षण चेंज होता है। तो आप जब वोल्ट मीटर में उसका रीडिंग देखते हो तो क्या वो एक ही जैसा मान जो होता है वो क्षण भर में क्योंकि चेंज होता है तो एक ही नहीं दिखाता, बार बार रीडिंग लीजिए, एक बार लीजिए, दो बार लीजिए, तीन बार लीजिए, तो कुछ ना कुछ वैरी करके दिखाए क्योंकि उसमें वोल्टेज का मान जो होता है वो चेंज होता रहता है, इसलिए वोल्ट मीटर जो होगा सेम वोल्टेज नहीं दिखाएगा, कुछ ना कुछ अंतर हो जाता है। और वो होता है जो हमें रीडिंग दिखाता है, मैंने कई बार बताया है कि जो रीडिंग दिखाता है वो आरएमएस वैल्यू दिखाता है, आरएमएस यानी इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो होता है वो तुरंत क्षण में जो उस टाइम होता है वही वैल्यू हमें वोल्टमीटर में दर्शाता है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि उसका जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे भी थोड़ा अधिक भी हो सकता है, जब हम उसका रीडिंग ले रहे हैं कभी थोड़ा कम भी हो सकता है। तो इस केस में क्या होगा, हम जब इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो हम मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए फॉर्म जो हमारी पिक फैक्टर का फॉर्मूला होता है उस पर सीधे सीधे पुट करेंगे तो पिक फैक्टर क्या होता है मैक्सिमम अपॉन आरएमएस वैल्यू। तो जब हम आप जब निकालेंगे मैक्सिमम वैल्यू तो आपका यहाँ पे दिया हुआ 230 वोल्ट, तो जैसे आप इसको मल्टीपल करेंगे √2 से, ठीक है, यानी 1.414 से, तो लगभग 325 के आसपास इसका वोल्टेज मान निकलेगा, ठीक है। तो ये भी तो हो सकता है कि 230 वोल्ट के थोड़ा और भी अधिक आ सकता है, जैसे इन केस मैंने बताया शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड के केस में। तो ये सब उन सेफ्टी की वजह से क्या किया जाता है, इसका जो मान होता है थोड़ा अधिक लिया जाता है, थोड़ा नहीं इसके लगभग, हाँ इसमें 450 दिया हुआ है, तो अगर आपको 440 या 430 के आसपास भी है तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी 325 के थोड़ा अधिक ही लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कैंडेला किसकी इकाई है, तो कैंडेला जो होती है वो ज्योति तीव्रता की इकाई है, बिल्कुल सही जवाब दिया है इन्होंने। ज्योति तीव्रता यानी इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिकेट करते हैं, तो इसकी जो इकाई होती है वो कैंडेला होती है। नेक्स्ट सवाल है किसी उद्योगशाला को मुख्यतः 3 फेज लोड तथा सीमित प्रकाश लोड के लिए प्रयुक्त केबल किस प्रकार का होना चाहिए। कोई फैक्ट्री है, इंडस्ट्रीज है, वहाँ पे 3 फेज लोड लेना होगा। 3 फेज लोड में जो लाइटनिंग के लिए यूज किया जाता है केबल वो किस प्रकार का होना चाहिए, तो 3 फेज में 3.5 कोर का होना चाहिए, 3 कोर नहीं भाई, 3.5 कोर का होना चाहिए। 3.5 कोर में क्या होता है, 3 कोर जो होती है वो फेज के लिए होती है क्योंकि 3 फेज सिस्टम है, और एक जो होती है यानी 3.5 कह रहा है कि जो एक होती है 2.5 वो हो जाती है न्यूट्रल के लिए, ठीक है, यानी 3 फेज के लिए RYB के लिए, और जो और 3.5 यानी एक हाफ जो होती है वो न्यूट्रल के लिए होती है, और इसकी जो मोटाई होती है इन तीनों के आधी के बराबर होती है, ठीक है। अगला सवाल है किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकत्व ग्रहण करने की योग्यता कहलाती है, तो चुंबकीय पदार्थ की चुंबकत्व ग्रहण करने की योग्यता जो होती है उसे रिटेंटिविटी कहते हैं, यानी इसे धारण शक्ति कहते हैं। ये अलग अलग मैग्नेटिक मटेरियल में अलग अलग होती है, क्लासिफाई किया गया है, जैसे फेरोमैग्नेट, पारामैग्नेट, डायामैग्नेट, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है किसी जोड़ पर सोल्डरिंग की जाती है किसको बढ़ाने के लिए, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है और आसान भी है, इजी है, बता भी चुकी हूँ कई बार। तो सोल्डरिंग की जाती है कोई भी जोड़ पे, जैसे आप लोग घरों पे वायरिंग वगैरह करते हो तो उसमें सोल्डरिंग की जाती है उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। जैसे कि जोड़ बनाते हो तो हो सकता है कभी वो खुल जाए या फिर उसकी स्टैंडर्ड जो है सही से मुड़ ना पाए, एक साथ ज्वाइंट ना कर पाए, तो उसको कंप्लीट करने के लिए उसमें सोल्डरिंग की जाती है, ताकि इसमें फायदा ये हो जाता है कि वो जोड़ खुलेगी भी नहीं और कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो सबसे इफेक्टिव जो आपका ऑप्शन है ये कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला सवाल है चुंबक अर्थात मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र है, चुंबक यानी मैग्नेटाइट जो होती है उसका रासायनिक सूत्र होता है Fe3O4, बिल्कुल सही जवाब है।
नेक्स्ट सवाल है, चुंबक का सर्वप्रथम उपयोग किसने तथा क्यों किया? तो चुंबक मैग्नेट का उपयोग लगभग 20,000 वर्ष पहले नाविकों के द्वारा होता था। उस टाइम तो कोई गैजेट नहीं हुआ करती थी डायरेक्शन दिखाने के लिए, जैसे अभी डायरेक्शन आप लोग को हमें यूज कर लेते हैं कोई भी गैजेट से, कि डायरेक्शन किधर है ये सब देखने के लिए मैप है। उस टाइम पे ये सब नहीं हुआ करती थी। तो जब समुद्री इलाकों से नाविक जब जाते थे तब वो क्या करते थे, मैग्नेट को एक रस्सी के सहायता से उसको बांध के फ्रीली छोड़ दिया करता था। और उस टाइम वो क्या करता था मैग्नेट कि जो भौगोलिक उत्तर साइड होती थी, भौगोलिक जो पृथ्वी की उसी साइड जाके वो रुक जाती थी। इस तरह से वो ये ज्ञात कर लेते थे। ठीक है, तो चुंबक का सर्वप्रथम उपयोग नाविक ने किया था और दिशा को ज्ञात करने के लिए। बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, चुंबकीय बल रेखाएं, इसमें जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होती है उसके बारे में डिफाइन करना है कि उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो उसके कई सारे प्रॉपर्टीज है, जैसे कि देखो एक बात है कि चुंबक जो होती है उसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होती है चुंबक के बाहर हमेशा उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है और मैग्नेट के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। ठीक है, डायरेक्शन इस तरह से क्या होता है कि वो एक क्लोज परिपथ बनाती है, बंद परिपथ बनाती है। और उसमें ये चीज होता है कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है वो एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि उन दोनों के बीच जितने भी सारे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं उनके बीच एक प्रतिकर्षण बल होता है, जिससे क्या होता है कि वो आपस में एक तो टच नहीं होते, एक थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखता है, यानी वो एक दूसरे को नहीं काटती है। तो बिल्कुल ये जो सवाल का आंसर दिया उन्होंने गलत दे दिया। इसका आंसर हो जाएगा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। ठीक है, ये चुंबकीय बल रेखाओं की एक प्रॉपर्टीज है। अगला सवाल है, जब किसी विद्युत अपघटय में से धारा प्रवाहित होती है तो धारा से किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न होता है? तो विद्युत अपघटय यानी इलेक्ट्रोलाइसिस में जब कोई इलेक्ट्रोलाइट है उसमें जब धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है कि उसकी जो संरचना होती है वो चेंज होती है, वो आयंस में डिवाइड होने लगती है। ये जो प्रभाव होता है वो रासायनिक प्रभाव होता है। बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला सवाल है, जब कोई सेकेंडरी सेल लोड को धारा प्रदान कर रहा हो तो वह अवस्था क्या कहलाती है? सेकेंडरी सेल है, सेकेंडरी सेल तो हम जानते हैं कि इसको चार्ज के बाद हम उसको यूज में ला सकते हैं, फिर डिस्चार्ज होने के बाद फिर से रिचार्ज कर सकते हैं, और ये जो प्रक्रिया है निरंतर चलती रहती है। तो इसमें दो कंडीशन होता है, जब उसको सप्लाई के साथ जोड़ दिया यानी चार्ज कर रहा तो वो चार्जिंग अवस्था कहलाती है। लेकिन जब सेल को लोड के साथ जोड़ दिया जाता है यानी हम उससे कोई लोड ले रहे हैं, या तो बल्ब जला रहे हैं या तो कुछ भी आउटपुट ले रहे हैं, तब उसमें उसकी जो चार्ज होती है वो डिस्चार्ज होने लगती है। ठीक है, जितना भी स्टोर हुआ रहता है वो डिस्चार्ज होने लगती है, ये अवस्था डिस्चार्जिंग कहलाती है। बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, जिस पदार्थ की धारण शक्ति उच्च होती है वह निम्न में से क्या बनाने के लिए उपयुक्त होता है? तो धारण शक्ति यानी रिटेंटिविटी जिसकी अधिक होती है जिस पदार्थ को, उसको स्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, और जिसकी कम होती है धारण शक्ति कम, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, दो चुंबकों के समान ध्रुव निम्न में से कौन सी क्रिया करते हैं? तो चुंबक में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो दो मैग्नेट को अगर हम सेम पोलैरिटी वाले को रखेंगे यानी एन एन या एस एस यानी नॉर्थ साइड या फिर साउथ और साउथ के सामने रखेंगे, तो क्या होगा, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन वहीं अगर नॉर्थ और साउथ को एक पास रखेंगे यानी अलग अलग पोलैरिटीज, अलग अलग ध्रुव जो होगी प्रकृति, उसको अगर सामने रखेंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये चुंबक का ही प्रॉपर्टीज है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब दिया है। दो चुंबकों के समान ध्रुव यानी सेम पोलैरिटी अगर सामने सामने रख दिया जाए तो वो चुंबक जो है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, अगला सवाल है, न्यूट्रल बिंदु होता है तो थ्री फेज सिस्टम में दो कनेक्शन होगा, स्टार या डेल्टा कनेक्शन। तो स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल पॉइंट होता है, डेल्टा कनेक्शन में नहीं होता है। बिल्कुल सही जवाब दिया है, न्यूट्रल पॉइंट होते हैं स्टार कनेक्शन में होता है। अगला सवाल है, नर्म सोल्डरिंग की जाती है। तो नर्म सोल्डर जो होती है वो 450 डिग्री सेल्सियस से
कम पर की जाती है। इससे अधिक अगर डिग्री सेल्सियस पर कम करना होता है तो उसे कठोर सोल्डरिंग कहते हैं। तो गलत जवाब दे दिया इन्होंने। अगला सवाल है, निम्न प्रक्रिया में गैसिंग उत्पन्न होती है। तो लेड एसिड सेल को जब चार्जिंग अवस्था में लाया जाता है, चार्जिंग की क्रिया करते हैं तो उनको चार्ज किया जाता है, तब जैसे जैसे वो चार्ज होने लगती है, हाफ चार्ज होने पर थोड़े बहुत गैस निकलते हैं। फिर जब वो पूरी की अधिक जैसे फुल चार्ज होने की कगार पे होता है, तब उसमें क्या होते हैं, गैस निकलती है। वो होती है हाइड्रोजन गैस। और इस प्रक्रिया में जब वो गैस निकलती है, उस टाइम जो उसकी वेंट प्लग होती है उसको निकाल देना चाहिए। ठीक है, तो ये जो गैसिंग की प्रक्रिया होती है, गैसिंग जो निकलती है, संपन्न होती है, वो लेड एसिड सेल की चार्जिंग प्रक्रिया में होती है। इन्होंने डिस्चार्जिंग प्रक्रिया में दिया है, ये गलत है। डिस्चार्जिंग प्रक्रिया में जो गैसिंग होगा वो धीरे धीरे तो घटने लगेगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा नहीं, एसिड सेल की चार्जिंग प्रक्रिया में गैस उत्पन्न होती है। ये हो गई अभी 25 सवाल। इसके बाद हम लोग 5 मिनट का ब्रेक लेंगे और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट 26 से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक आप लोगों को मैं डाउट? नहीं सकता। चलिए ठीक है, मिलते हैं 5 मिनट ब्रेक के बाद।